देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के समस्त क्लास 12th के विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पिछले वीडियो में जूझ नामक शीर्षक की कहानी को पढ़े थे, जिसका पहला वीडियो आपके पास तक पहुंच चुका है। दूसरे वीडियो के रूप में आज मैं फिर लेके प्रस्तुत हुआ हूं। आनंद यादव जी ने लिखा हुआ है और उसका पहला भाग यही था जो आपके सामने स्क्रीन पे है कि ये लेखक जो हैं अपनी बात दत्ताजी राव से कहते हैं। दत्ताजी राव सहमत होते हैं और कहते हैं कि तू अपने पिता के आने पर फिर तू भी पीछे से आना और मैं तेरी सारी बात को समझ के तेरे पिताजी से बात करूंगा और तुझे पढ़ने भेजने के लिए उसको राज़ी कर लूँगा। तो कहते हैं डरना मत, उत्तर साफ साफ देना। तो लेखक कहता है नहीं जी, मतलब डरूंगा नहीं। मैं माँ के साथ लौट आया। लेखक यानी अपनी माता के साथ वापस घर चला आया। 1 घंटा बीत जाने पर दादा घर पे आया। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर ज़रा इधर भेज देना, कुछ काम वाम था। यानी लेखक के पिताजी पूछते कोई काम था क्या? तो दादा ने बड़े अधीरता से पूछा, बड़ी उत्सुकता से पूछा। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो मैं हो आता हूँ। तू तब तक रोटियां सेक ले, गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। यानी लड़का आए तो उसको, गणपा यानी बेटे को कह रहे हैं कि अगर बेटा आता है तो उसको खेतों पर भेज देना और मैं जो हूँ जाता हूँ, देखता हूँ दत्ताजी राव किस लिए बुला रहे हैं। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। देसाई जी अगर किसी को प्रेम से चाहते हैं उसी को बुलाते हैं अपने यहाँ, तो मान सम्मान की बात है। आज जा रहा, उसे क्या पता कि माँ बेटे पहले ही सारी व्यवस्था कर चुके हैं अपने खुद के बात को मनवाने के लिए। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। अच्छा, बेटे से कहा जा कह देना कि माँ ने खाने के लिए बुलाया है, इसलिए मैं आया हूँ। मैं पहुँचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे, यानी दत्ताजी राव, कि आ जाए लड़का तो उसकी बात रखूँ। क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, जवाब दिया लेखक ने। अभी खाना नहीं खाया है, बैठ बैठ थोड़ी देर। अभी तो आया है वो मेरे पास, अभी तुरंत कैसे बुला के ले जाएगा? कुछ बातचीत हो जाए तब ले जाना। जी, मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे कौन सी में पढ़ता है रे तू? ये उनका अपना देहाती लहजा है। तो जवाब दिया जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। कहा क्यों रे, पढ़ने क्यों नहीं जाता है? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं, इसीलिए नहीं जाता हूँ। दादा जाने नहीं देता तो मैं पढ़ने नहीं जाता हूँ। 5वीं में था लेकिन पढ़ने ही नहीं जा रहा हूँ, तो 5वीं में होने का क्या मतलब है? बेकार हो गया सब। क्यों? रत्नप्पा यानी लेखक के पिता को, ये अलग अलग ग्रामीण अंचल के नाम हैं, किसी किसी को कुछ न कुछ नाम से बुलाते हैं। कहा हाँ जी, फिर तू क्या करता? कहा तू अगर इसको पढ़ने नहीं जाने देता तू क्या करता? तू खेत पे पानी नहीं लगा सकता, बेटे को ही भेजेगा और उसकी पढ़ाई बर्बाद कर देगा। तो कहा फिर सरकार ने दादाजी से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। जब जिरह करना शुरू किया, तर्क करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। यानी उन्हें कन्फर्म हुआ कि गलती मेरी नहीं है। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई, यानी खूब खरी खोटी सुनाई। तो जब खरी खोटी सुना दिया तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि ऐसी हालत में लेखक के ही फेवर की बात निकलेगी, क्योंकि पिताजी मजबूर होकर अब पढ़ने भेजने ही लगेंगे। हजामत बनाई वाला बनाई शब्द यहाँ पे है। देसाई के मर्द यानी खेत छोड़ देने के बाद दादाजी का ध्यान किस तरह काम की तरफ नहीं रहा। कहा दत्ताजी राव जो देसाई जी हैं उनका जब से काम काज छोड़ दिया दादाजी ने, तब से इनका खेत अपने भी काम में, तब से इनका ध्यान अपने भी खेत में नहीं लगता है। मन लगाकर वह खेत में किस तरह श्रम नहीं करता, यानी पिताजी मेरे किस तरह से मेहनत नहीं करते, फसल में लागत नहीं लगाता। फसल में भी लागत नहीं, देखिए किसान की फसल लागत के ऊपर है, लागत अगर आप नहीं लगाएंगे तो उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। और लुगाई और बच्चों को काम में जोत कर किस तरह से खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है। यानी बेटा और पत्नी दोनों काम में लगे रहते हैं और खुद कोई काम नहीं करता, केवल घूमता है और सब कुछ बर्बाद करने पे लगा हुआ है। और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। खुद घूमेगा, टहलेगा, मौज मस्ती करेगा और इसलिए लड़के को खेत में काम पे लगा देगा और लड़के का जीवन भी बर्बाद कैसे कर रहा है। ये सारी बातें वहाँ पे निकल के सामने आई। यह सब उन्होंने सुनाया।
दादाजी के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे। दत्ताजी राव ने दादाजी के सारे तर्क को, इसलिए नहीं जाने देता हूँ, उसलिए नहीं जाने देता हूँ, सारा तर्क काटा और कहा, नहीं, कल से इस बच्चे को पढ़ाई करने के लिए भेजो। कुछ भी हो, जो भी दिक्कत हो, फिर भी पूरी फीस भर दे उस मास्टर की सारी फीस दे दे और पढ़ना प्रारंभ कर दे और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, यानी ये साल बर्बाद ना हो। इस साल तू कक्षा 5 क्लास 5 पास जरूर कर ले। तो फिर क्या हुआ, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला इधर मेरी तरफ आना, मैं बताऊंगा इसको। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ और पाठशाला जाते रहना। देखो क्या प्रेशर है, यानी सुबह शाम घर के काम भी कर और पढ़ने भी जाता रह। ये पहले ज़माने की पढ़ाई थी। घर के काम करने के बाद जो मौका मिलता था उसमें पढ़ाई के लिए आदमी चला जाता था। मैं पढ़ाऊंगा तुझे, इसके पास जरा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसीलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है, और मैं तुमको पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। इसके पास बच्चे ज़्यादा हैं, तुम कई भाई बहन हो, इसलिए तुमको नहीं पढ़ा रहा है। तो लेखक के पिताजी बोलते हैं, मैंने कब मना किया है जी, इसको ज़रा गलत सलत आदत पड़ गई थी। मैंने कब मना किया है जी, इसको ज़रा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसीलिए पाठशाला से निकाल कर ज़रा नज़रों के सामने रख लिया, एक बहाना मारा। तो दत्ताजी राव पूछे, कैसी आदतें, लड़के को क्या आदतें पड़ सकती हैं? कहा, चाहे जैसी, मतलब तमाम तरह की। ये लहजा है देहात वालों का। यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, कभी सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता है। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादाजी ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया माने आक्रमण कर दिया। ये गलती, वो गलती, ऐसे करता है, वैसे करता है, इसीलिए इसको मैं पढ़ने नहीं भेजता हूँ। सारी गलतियाँ ही तो क्या करेगा पढ़ने जाके, मेरे आंखों के सामने रहेगा तो थोड़ा सा सुधर जाएगा, इसलिए नहीं भेजा। तो उन्होंने कहा, क्यों रे छोकरे? तो लेखक कहते हैं, नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे, यानी थोड़ा सा जुआ खेल लिया था एक बार, या कुछ शर्त वाली चीज़ पैसे दे के खेल ली थी। दादा तो कभी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे, यानी गोबर बीना, माँ से कंडे बनवा लिए और उसको बेच के थोड़ा सा पैसा मिला, उन्हीं पैसों का मैंने अपने लिए कपड़ा बनवाया, इसमें कौन सी गलती थी। उसी समय एक बार पैसा था तो सिनेमा भी हो आया था, मैंने भी झूठ सच मिला के ठोक दिया। मतलब जैसा बच्चा है तो जितनी अकल है उसी हिसाब से अपने दादा पे वो भी हल्ला बोल रहा है, एक तरह से कही अगर उसकी भाषा में तो। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ है कभी, तो कहा, ना पास यानी फेल, पास नहीं होना, ना पास। तो कहा कि नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ, फेल तो नहीं हुआ। अच्छा, अब तू जा, घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। ये सब वही लहजा है, सवेरे से पाठशाला जाना शुरू कर दे और कल से तेरा घर पे रहना ठीक नहीं। जी, लेखक खुश, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं कि अरे वाह, अब तो कल से जाने को मिलेगा, क्या आनंद आएगा। तो मैं उठ खड़ा हुआ, बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद करा देना है क्या? कहा, एक आध बार अगर खेलने में लग गया, एक आध बार सिनेमा चला गया तो इसमें पढ़ना लिखना थोड़ी बंद कराया जाता है, ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। तो कहा, जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ, कल से देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मार के कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला, दादाजी का कोई बस नहीं चला। अगर उनका कोई उपाय चलता तो शायद वो उनको भी तर्क विहीन करते या उनको भी मना लेते कि मतलब बच्चे को नहीं भेजेंगे, लेकिन मजबूरी थी इसलिए हाँ कह दिया। जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ, कल से देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो, अगर सुधार हुआ तो जाने दूंगा, नहीं तो फिर रोकूंगा। दादा ने मन मार कर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था और इस तरह लेखक अपनी माँ से बात करके पहले तो माँ को अपने फेवर में लिया, अपनी तरफ मिलाया, और अपने पिताजी को भी फेवर में तो नहीं कर पाया, लेकिन पिताजी को मजबूर करवा दिया एक दत्ताजी राव के सहारे कि
वे किसी भी भांति अपने बेटे को विद्यालय पढ़ने के लिए भेज ही दें। तो बॉयज एंड गर्ल्स, आप जरा सोचिएगा कि मानव मात्र का ये स्वभाव है, जिस चीज़ के लिए रोक लगाई जाती है उस तरफ मन ज़्यादा बढ़ता है, और जिस चीज़ की खुली छूट मिल जाती है उस चीज़ की तरफ मन रुकने लगता है। कभी मछली को देखा होगा, जिधर पानी बह रहा होता है, अपने पंखों को, अपने तैरने के जो सहारे हैं उसके पंख, उनको रोक करके उधर बहती नहीं है, पानी जिधर से आ रहा होता उधर चढ़ती। ये जीव मात्र का स्वभाव है। आपको बोल दिया जाए विद्यालय के गेट पे ही कि आप गेट से अंदर आओ, लेकिन गेट पर लगे हुए ब्लैक बोर्ड पर मत देखो, तो आप झांक झांक के देखोगे। लेकिन अगर एक बार भी ना कहा जाए कि देखना है और वहाँ सूचना लिख दी जाए, तो आप सारे विद्यालय में चले आओगे और एक बार भी उस पर नहीं देखोगे। यहाँ तक कि ब्लैक बोर्ड भी आपको समझ में नहीं आएगा, उधर आपकी निगाह नहीं जाएगी। तो ये दुनिया का स्वभाव है, मानव मात्र का स्वभाव है। इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग फिर अगले वीडियो में दोबारा मुखातिब होंगे एक दूसरे से, और इस अध्याय से निकले हुए ज्ञान को, निकली हुई बातों को हम लोग अर्जित करेंगे और जानेंगे कि हमारे आनंद यादव जी ने कितने बेहतरी के साथ अपने जीवन के उन दृष्टांतों को, उन उदाहरणों को लाके आपके सामने रखा है, जिन उदाहरणों के जरिए हम जान सकते हैं कि देहाती माहौल क्या होता है, वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ते हैं या पढ़ते थे, अब समय कितना बदल चुका है। अगर इतनी सुविधाओं को पाने के बाद भी हमारा सुधार नहीं हुआ, हम सफल नहीं हो रहे हैं, तो इसमें गलती हमारी खुद की है। सोने की कुल्हाड़ी से कभी गंदगी साफ नहीं की जाती। अर्थात आप मानव जीवन में जन्म पाए हो, आप लोगों को सुविधाएं मिली हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप सफल होने के लिए जी जान लगा के मेहनत करो, क्योंकि गया वक्त कभी दोबारा हाथ में नहीं आता है। वक्त आप जाने मत दो। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।